नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं मणिपुर की। और मणिपुर में आप जानते हैं कि पिछले 80 दिनों से ज़्यादा वहाँ जातीय हिंसा हो रही है और लगातार मणिपुर जल रहा है। और जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं कि वहाँ महिलाओं के खिलाफ हैवानियत की इंतहा हो गई है, उनको निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की अनेक घटनाएं अब सामने आ रही हैं। तो पहले गुप्ता जी ये बताइए कि ये जो मणिपुर की हिंसा है ये क्यों है और कैसी हुई? धन्यवाद सुरेंद्र जी। सबसे पहली बात तो ये है कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। असम सबसे बड़ा प्रदेश है जो उनके केंद्र में है। उसके चारों तरफ 6 राज्य हैं। विशेष तौर से मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम हमेशा चर्चा में रहे हैं। नागालैंड का विवाद अभी तक थमा नहीं है। वहाँ उग्रवाद की घटनाएं लगातार पिछले 50 साल से लगातार जारी हैं। मिजोरम में लाल डेंगा का कांग्रेस के समय में जो है अंत होया, उसकी वजह से बहुत फेमस रहा मिजोरम। और मणिपुर जो है, मणिपुर में 14 साल तक इरोम शर्मिला ने भूख हड़ताल करके मणिपुर का नाम पूरे देश के अंदर पैदा किया कि मणिपुर यहाँ पर है। और अभी मीरा चानू वेट लिफ्टर और दूसरी वेट लिफ्टर ने ओलंपिक वगैरह में मेडल प्राप्त किए। तो मणिपुर का नाम बहुत तेज़ी से आम जनता में, भारत की आम जनता में मशहूर है। सवाल ये है कि 1949 में जब ये रियासतें, मणिपुर की रियासत भी भारत के अंदर शामिल हुई, इनसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सभी राज्य जो है, असम को छोड़ करके 6 जो राज्य हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो आदिवासियों की है। विभिन्न प्रकार के आदिवासी हैं, विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। और एससी वर्ग भी काफ़ी है। और इसके साथ साथ जो वहाँ पर बहुमत है, अगर 6 राज्यों का मिलाया जाए तो सबसे ज़्यादा वहाँ जो क्रिश्चियन बने हैं, ईसाई समुदाय है, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। मुस्लिम भी वहाँ पर प्रत्येक राज्य में थोड़ी थोड़ी अवस्था में है। मणिपुर में भी स्थिति ऐसी है। मणिपुर के अंदर 53% से ज़्यादा जो है वहाँ की जो आबादी है, उसमें मैतेई समुदाय के लोग ज़्यादा हैं। मैतेई जो कि एससी कोटे के आते हैं, एससी कोटे में आते हैं। और वहाँ कुकी जो आदिवासी हैं, उनमें मुस्लिमों की संख्या भी अच्छी खासी है। और इसके अलावा जो नागा है पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले, और कुकी क्षेत्रों में रहने वाले, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले, ये लोग इकट्ठा रहते हैं। हमारी जो केंद्र की सरकार है, सब जानते हैं इनके बारे में कि इनका जो करैक्टर है शुरू से ही, जो इनके जो संगठन है, इनका जो मदर संगठन है आरएसएस, उसकी भारत में शुरू से एक नियत रही है कि कैसे विभाजन किया जाए। आम लोगों में विभाजन तो सदियों से है, लेकिन इस विभाजन की रेखाओं को कैसे गहरा किया जाए, चौड़ा किया जाए, ये उसमें अपना सारा राजनीति करते हैं। उसी राजनीति के तहत इन्होंने जो है मणिपुर में खेल खेला। और वहाँ के जो 53% जो मैतेई समुदाय के लोग हैं, उनको एससी से एसटी में डालने का वायदा किया चुनाव के दौरान। और उसमें इनको सफलता मिली। और वहाँ पर मणिपुर में बीजेपी का शासन आया और बीरेन सिंह जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बने। अब क्योंकि वायदा किया है कि हम आपको जो है एसटी में डालेंगे, ये वायदा किया, चुनाव का वायदा था, तो इन्होंने कहा कि जो वादा किया है वो निभाएंगे। और इन्होंने जो है बिना सोचे समझे, बगैर ये सोचे कि इसका रिएक्शन क्या होगा, और इन्होंने फैसला कर दिया और हाई कोर्ट के अंदर केस डाल करके, ताकि अपने ऊपर कोई बात ना आए, जो बात आए हाई कोर्ट पर आए कि हमने तो किया नहीं, न्यायाधीश ने किया है। और इसमें कामयाब हुए और हाई कोर्ट ने निर्णय दिया
कि मैती समुदाय को जो है वो एसटी में डाल दिया जाए। एसटी में डालने का विचार करे राज्य सरकार, केंद्र को प्रस्ताव भेजिए कुछ ऐसा। उसको प्रस्ताव दे दिया, उसको बकायदा कहा कि इसको एसटी में डाला जाए। अब यहाँ से इस बात का विद्रोह शुरू हुआ, कुकी विद्रोह। जो कुकी लोग हैं एसटी में पहले से हैं, नगा पहले से हैं, अब उन्होंने एक विरोध के स्वर जो है तेज करने लगे। अब ये जो केंद्र की जो नीति थी, विभाजनकारी जो नीति थी, उसने सोचा इस कार्यक्रम को इतना गहरा किया जाए, इस विभाजनकारी लकीर को इतना गहरा किया जाए कि दोबारा कभी इकट्ठा ना हो पाए। इसलिए उस विद्रोह के जो कुकी विद्रोह था या कुकी जो विद्रोह की जो सबर चल रहे थे, उनको मुकाबला करने के लिए मैती समुदाय को उभारा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टेट पावर है, जो राज्य की मशीनरी है, प्रशासनिक मशीनरी है, पुलिस है, सबने मिलकर के मैती समुदाय के साथ मिलकर के ये वहाँ के मैती समुदाय को मतलब प्रवोक किया इस बारे में कि आप जो है अगर आप नहीं निपटोगे तो फिर कभी नहीं निपटेगा। और ये जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है ये पूर्ण नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये सोच करके वहाँ के मुख्यमंत्री ने बाकायदा पुलिस को उकसाया कि आप अगर ऐसा होता है तो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप खड़े खड़े तमाशबीन बनेंगे। मतलब इसका ये मतलब समझे हम कि राज्य और केंद्र सरकार क्या नहीं चाहते थे कि वहाँ कोई शांति स्थापित हो, या उसकी राज्य सरकार की कोई शय रही है मैती समुदाय को? पूरी तरह शय रही है, वहाँ तो शांति थी। मणिपुर तो बहुत दिनों से शांत है। मणिपुर में तो भाईचारा था, बहुत बढ़िया भाईचारा था। मैती समुदाय भी, कुकी समुदाय भी, नागा समुदाय भी सब बड़े प्यार से रह रहे थे, आराम से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जब तक ये हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आया था, कोई बात नहीं हुई थी, तब तक तो कोई बात ही नहीं थी वहाँ पर। ये तो हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही, उससे अगले दिन ही ये घटना गई 4 मई की। समुदाय ने जैसे ही विरोध के स्वर उठाए, वैसे ही मैती समुदाय ने तुरंत उसको दबाने का प्रयास किया, और इसके अंदर पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री शामिल था। उसी के दौरान जो है, जो गांव के अंदर घटना हुई है जिसमें कुकी ज़्यादा लोग थे उस गांव के अंदर, कुकी का गांव था वो, तो कुकी समुदाय के गांव के लोगों पर इन्होंने अत्याचार करे, वहाँ पर आग लगाई। लगभग 1000 के करीब मैती समुदाय के लोग वहाँ पहुँच गए, डंडे भाले लेकर के, हथियार लेकर के पहुँच गए, और वहाँ पर आग लगाई, इनके मकानों को आग लगाई, वहाँ के लोगों को मारा पीटा और पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और उसी में वो 5-6 लोग कुछ निकल के किसी तरह से जैसे तैसे एक परिवार के लोग निकल के चले गए जंगल की तरफ। उनको ढूंढ करके पुलिस लाई, और पुलिस ने ला करके उनको फिर से उन उग्रवादियों के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से जो वो 2 महिलाएं हैं, एक तो थोड़ी बड़ी उम्र की थी, 1.5 उम्र की थी, और एक जो है वो जवान उम्र की थी, 20-21 साल की युवावस्था थी, उसके साथ जो दुष्कर्म किया है, और उसके भाई ने, उसके बाप ने जो विरोध किया, उनको मार दिया, उनकी हत्या कर दी। और ये उस समय की फिल्म बनती रही जो सोशल मीडिया पर, लेकिन क्योंकि बैन लगा हुआ था इसलिए वो किसी को पता नहीं लग पाया। और इसीलिए वो जब इतना बुरा हाल हो गया, उसके बाद वो स्त्रियों ने जा करके, पीड़ित महिलाओं ने जा करके, कुछ समय के बाद वो थाने में जब वो कुछ ठीक ठाक हुई, चलने फिरने योग्य हुई, उसके बाद वो थाने में गई, उसकी FIR दर्ज हुई। लेकिन FIR दर्ज होने के बाद होया कुछ नहीं। 18 मई को शिकायत दर्ज हुई। घटना 4 मई की हुई, 4 मई की घटना है। 18 मई को शिकायत दर्ज हुई है उनकी, और उसकी प्राथमिकी दर्ज हुई है 21 जून को। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। FIR दर्ज तो हो गई, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को पकड़ा ही नहीं गया। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान कब लिया है? जब सोशल मीडिया पर वो फिल्म वीडियो वायरल हुई है, तब जाकर के सभी जागे हैं। हाँ। इससे पहले कोई नहीं जागा, इससे पहले किसी का कोई दर्द नहीं था, अर्थात किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, खैर राहुल गांधी तो वहाँ गए भी, वो गए थे, उनके दौरे का विरोध भी हुआ। फिर एक हमने नाटक भी देखा कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह है, इस्तीफा देने चले, उनका इस्तीफा लोगों अपना इस्तीफा फड़वा दिया। मतलब इस तरह का नाटक हमने देखा। वो सब नाटक हुआ है। मैं जो कह रहा हूँ, मणिपुर में जो फिलहाल सबसे बड़ा बवाल हुआ है वो वीडियो वायरल होने के बाद हुआ है।
उससे पहले जो वहाँ पर जो घटनाएं हो रही थी, मार धाड़ की बात हो रही थी, दोनों समुदाय की तरफ से जो है जबरदस्त संघर्ष चल रहा था और हथियार भी लूटे गए थे। हाँ यानी कि वहाँ की जो रिजर्व फोर्स के पास जो हथियार थे जी। वो हथियार भी मैती समुदाय के पास काफ़ी पहुँच गए, काफी संख्या में लूट और लिए। उधर कुकी वालों के पास भी उधर से आपका बर्मा के तरफ से भी आ गए और भी कई जगह से हथियार उनके पास आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि वो संघर्ष जबरदस्त जारी था। उसी बीच राजीव गांधी, ये राहुल गांधी जी गए थे वहाँ पर, लेकिन इस घटना का किसी को नहीं पता था। ये महिलाओं के साथ जो इस तरह महिलाओं के साथ जो आज दुष्कर्म की घटना पूरे है। देश के अंदर जो चल रहा है वो सारा वो वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद ही शुरू हुआ है। उसके बाद ही ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत पीड़ा पहुंची है। और उन्होंने जो जिसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की या बंगाल की और कोई घटना जोड़ करके इसको समतुल्य बनाने का जो प्रयास है, ये बहुत ही कुप्रयास है। ये एक तरह का ये इनकी भाजपा की जो ये रणनीति है कि एक स्वर से बोलो, सारे बोलो। उससे पहले कोई नहीं बोल रहा था, प्रधानमंत्री के बोलने से पहले कोई नहीं जाग रहा था। ये सारे बोल रहे हैं, जितने भी मुंह खुल रहे हैं, बौछार जिन्होंने लगा दी है। सवाल इस बात का है कि मैं कहता हूँ कोई बलात्कार है, कोई डकैती है, कोई भी जुर्म हुआ है, उसको सजा मिलनी चाहिए, निश्चित मिलनी चाहिए। और जो कानून में सजा उससे भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन एक होता है व्यक्तिगत दुष्कर्म, व्यक्तिगत घटना, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ गलत काम किया, ये सामूहिकता है, बाकायदा की नस्लीय तरीके की घटना है। एक पूरा समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर बाकायदा इसलिए घटना कर रहा है कि ताकि उनको हमेशा हमेशा के लिए सबक सिखाया जाए। इसके जो नेचर ऑफ क्राइम है, इसका जो नेचर ऑफ क्राइम है वो बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल अलग है। जो राजस्थान में है बिल्कुल दुखद है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। बंगाल में हुआ है उसके भी होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ में हुआ है या और कहीं भी हुआ है उसके होनी चाहिए। बिल्कुल, कोई इस बात के लिए डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन उन घटनाओं को इससे जोड़ करके, मणिपुर के क्राइम से जोड़ करके, जो एक बाकायदा कम्युनल क्राइम है, उसका जो नेचर ऑफ क्राइम है जी, वो बिल्कुल कम्युनल है। दो नस्लों के बीच में परमानेंट स्थायी रूप से लाइन खींच देना, झगड़ा करा देना, वो ये है। जैसे कि भाजपा जो है लगातार पूरे अपने उत्पन्न काल से लेकर के अब तक जो है इस देश के मुस्लिमों को भारत से बिल्कुल अलग थलग करके एक दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की जो लकीर खींचना चाहती है, ये बिल्कुल उसी तरह से है। तो ये एक सबसे बड़ी सवाल है कि एक तो जो है ना ये कि भी इसको जो नेचर ऑफ क्राइम है, ये बड़ा मतलब जो है ये सारा वायरल होने के बाद ही, वीडियो वायरल होने के बाद ही नजर आया है। इसमें एक जिक्र और कर दूं, एक घटना 4 मई की और है, उसी दिन घटी है। वहाँ सैकड़ों मैतेई समुदाय के लोगों ने, एक कार धुलाई की कंपनी थी जिसमें 2 कुकी महिलाएं काम करती थी, युवा थी, तो वो घटना भी उजागर हुई है कि उस घटना में वो लोग सैकड़ों की संख्या में वहाँ पहुँचे और उन्हें पूछा कहाँ हैं वो महिलाएं, जो कुकी महिलाएं हैं। उन 2 महिलाओं को उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ की लाइट काटी कंपनी की, और एक कमरे में अंधेरे में उनके मुंह में कपड़ा ठूसा गया ताकि आवाज़ ना करें, उनके बाल काट दिए गए, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उनसे खून से लथपथ उनकी जो बॉडी थी वो एक सुनसान जगह पहुंच गई। मतलब ऐसी घटनाएं लगातार अब लगातार चर्चा में लगातार उजागर हो रही है। जैसा मैंने बताया कि वहाँ पर पहले से ही जो है वहाँ के मुख्यमंत्री ने, वहाँ की सरकार ने जो वायरल जो रोक लगा रखी है, जो वहाँ पर नेट पर रोक लगा रखी है, नेट पर बैन किया हुआ है, उसकी वजह से ये घटनाएं लोगों के सामने नहीं आ रही है। वहाँ पर एक घटना नहीं हुई, वहाँ पर कम सैकड़ों घटना है जिनमें से एक एक करके निकल के आ रही है। जैसे ही बैन हटेगा, ना जाने कितनी घटना निकल करके आएंगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तो 1-2 घटना से ही पूरा देश हिल गया, तो आगे जाने कितनी घटना वो रोक आएंगे। दूसरी बात मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस के ऊपर हमेशा आरोप ये लगता था कि वो जो है मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, ये उसके ऊपर आरोप लगता था। और भाजपा पे आरोप ये है कि वो हिंदू तुष्टीकरण करते हैं, हिंदुओं को अपने पक्ष में करने के लिए हिंदू राष्ट्र के का नाम या गर्व से कम हिंदू हैं, या दुनिया भर की जो और
अन्य प्रकार के इसके जो जुमलेबाजी है उनसे जोड़ करके वो हिंदू को इकट्ठा करना चाहती है, उनको तुष्टिकरण करना चाहती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इन्होंने लोकसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो एकमात्र मुस्लिम मतलब हिंदू पार्टी होने का ये दावा करती है। तो एक तो बात ये है, जबकि मेरा क्या है, मेरा ये कहना है कि दोनों ही पार्टियां, ये दोनों पार्टियां कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों ना तो कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों का तुष्टिकरण करती है और न ही भाजपा हिंदुओं का तुष्टिकरण करती है, बल्कि दोनों के दोनों पूंजीपतियों का तुष्टिकरण करती है। ये पूंजीपतियों के हितों में काम करने वाली दो उसकी पूंजीपतियों की दो बड़ी पार्टी हैं और दोनों पार्टियों के दावपेच है कि वो कैसे एक दूसरे को पछाड़ करके ऊपर आए। असल बात तो ये है, यानी सत्ता प्राप्ति के लिए हाँ, वो जो आप कह रहे हैं तुष्टिकरण की बात, वो एक छलावा है, छलावा वो भ्रम है हाँ। और लोगों को एक मोबिलाइज करने का एक तरीका है हाँ। लेकिन उसके जो मूल सवाल है या उसका जो काम है वो कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनको फायदा पहुंचाने की नीति है। बिल्कुल। और जनता के जो आम मुद्दे हैं उनसे मूल प्रश्नों से ध्यान भटकाने के लिए। तो उदाहरण है जी, कांग्रेस के शासन में भिवंडी में दंगे हुए, मुसलमान मारे गए। आपके जो है कि मेरठ मलियाना में दंगे हुए, करवाए गए, मुसलमान मारे गए। 84 के अंदर जो है 1984 में सिखों का कत्लेआम हुआ कांग्रेस के शासन में। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ कि वहाँ पर कैसे पुलिस और प्रशासन जो है वो उपद्रवियों के साथ था, आतंकवादियों के साथ था, मारने में, मरवाने में, जलाने में, मतलब बिल्कुल साथ था। तो और भाजपा के राज में ये हाशिमपुरा वगैरह जो है या मुजफ्फरनगर के अंदर जो है भाजपा के शासन में, ये तमाम के अंदर जो है दोनों का एक ही नीति है कि ये जो इस प्रकार की जो कहते हैं ना कि वो हिंदुओं का उसके साथ दे रही है, ना वो हिंदुओं का साथ दे रही है ना मुसलमान का साथ दे रही है, ये पूंजीपतियों का साथ दे रही है। तो पूरी तरह से, और सबसे बड़ा जो इसमें जो पहलू है कि जो हमारे संविधान का जो मूल तत्व है, भारत का जो संविधान है उसका जो मूल तत्व है वो इस देश को धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखना। जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है इसको कैसे नष्ट करके और कैसे देश के ऊपर सत्ता पे काबू किया जाए, इस देश की पुलिस पर, इस देश की मिलिट्री पर, इस देश के संसाधनों पर कैसे कब्जा बड़ा बरकरार रखा जाए और पूंजीपतियों के हित में कैसे उनको इंटरेस्ट उनका सर्व किया जाए, उसी बात में सब दोनों की ताकत लगी रहती है। बाकी जो अन्य दल है वो इनके साथ ही कहीं ना कहीं खड़े हैं। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है। यानी आपने बहुत गहरी बात कर दी कि जो हमारे स्टेट का सेक्युलर कैरेक्टर है उस सेक्युलर कैरेक्टर को छिन्न भिन्न करने की कोशिश है। बिल्कुल। इसमें एक और जो सबसे बड़ी बात है, ऐसा क्यों होता है? मान लो कहें कि भी इनको मिलता क्या है इस बात से? इनको बहुत बड़ी बात मिलती है, क्योंकि देश का जो पूंजीपति वर्ग है, बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि पूंजीपति वर्ग हमेशा जातिवाद को मिटाने का काम करता है और जातिवाद के साथ साथ वो एक वर्गीय चेतना को पैदा करता है। वर्गीय मतलब जो है वर्ग को पैदा करता है, क्लास को पैदा करता है, अर्थात वो मजदूर वर्ग पैदा करता है। वो जाति वर्ग पैदा नहीं करता, वो मजदूर वर्ग पैदा करता है। और मजदूर वर्ग की मैं आपको एक उदाहरण के रूप बता रहा हूँ कि देश में जब आज़ादी के समय पे भारत की आबादी 35 करोड़ से भी कुछ कम थी। आज स्थिति क्या है? सवाल ये नहीं कि आज की आबादी 140 करोड़ है, सवाल वो नहीं है। 140 करोड़ के अंदर से सबसे बड़ी बात है 56 करोड़ मजदूर, 56 करोड़ मायना रखता है। 56 करोड़ मजदूर इस देश के शहरों में अपनी मजदूरी के लिए भटकते रहते हैं। 56 करोड़ की संख्या है मजदूरों की। हालांकि देखना जाए तो वो भी किसी जाति से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके जाति का प्रश्न तो है ही नहीं। वो पूंजीपति ने पैदा किया है, वो किसी सामंती अवशेष से पैदा नहीं हुए हैं। वो बाकायदा पूंजीवादी जो प्रणाली है, पूंजीवादी जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, ये उसके तहत पैदा हुए हैं 56 करोड़ लोग। जो कि अब आप किसी शहर में चले जाइए, भारत के किसी भी छोटे शहर में, बड़े शहर में चले जाइए, आपको सुबह 6 बजे से लेकर के और रात तक आपको साइकिलों पे मजदूर मतलब जो है अपने फैक्ट्रियों की तरफ, अपनी कंपनियों की तरफ साइकिलों पे पैदल में स्त्री पुरुष बच्चे जाते मिलेंगे। ये लेबर चौक भरे पड़े मिलेंगे। ये किसने पैदा किया?
ये पूंजीपति वर्ग ने पैदा किया। सबका एक ही मकसद है, इन 56 करोड़ से ज़्यादा जो बढ़ते हुए लोग हैं, इनका वर्ग चिंतन पैदा हो जाए, इससे पहले इनको कास्ट चिंतन में ही बरकरार रखा जाए। और इसलिए वो सब नीतियाँ अपनाई जाएं जो इनको जो कास्टिज्म के आधार पर लड़ना सिखाती हैं। और आज आप देखेंगे भारत की प्रत्येक जाति का व्यक्ति अपने आप को आरक्षण में शामिल करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? हो गए अब तो सब, अब तो हो गए सामान्य वर्ग अब तो कोई सामान्य वर्ग स्वर्ण जाति के लोग भी, उनको भी दे दिया, और गैर स्वर्ण जाति के लोग भी, सब लोग उसमें क्यों आता, आरक्षण में क्यों आना चाहते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आर्थिक हालत बहुत खराब है। उस आर्थिक हालत के चलते ये शासक वर्ग सोचता है कि इनको कैसे भिड़ा के रखा जाए, कैसे अलग अलग कर रखा जाए, इनको यूनाइट ना होने दिया जाए। आज सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मणिपुर की घटना भी एक प्रकार से उसी का एक अंश है। तो इसमें इसका ज़बरदस्त विरोध भारत के अंदर जो मजदूर वर्ग है उसको यूनाइट होकर के, एक पूरा यूनाइट होकर के उनको जो है ये मणिपुरी घटना हो, चाहे कहीं और की भी हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे छत्तीसगढ़ कहीं की भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान सबसे ज़्यादा मजदूर को ही हो रहा है। वहाँ जितने लोग मारे जा रहे हैं, जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, सारे मजदूर वर्ग के हैं। एक बात। दूसरी बात ये है, खास तौर से मणिपुर की बात करना चाहता हूँ, चाहे मणिपुर हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, या मेघालय हो, या अरुणाचल प्रदेश हो, कोई भी प्रदेश वहाँ का हो, वहाँ पर जो स्त्री है, जो लेडीज है, लेडीज वहाँ पर केंद्र में है। वहाँ की जो वर्कर्स है, वहाँ के जो बाजार है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो बिजनेस है, सारा का सारा महिलाओं के हाथ में। महिला केंद्रित राज्य है ये सारे राज्य, इसलिए महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार जो ज़्यादा हो रहा है इसी कारण से हो रहा है, क्योंकि महिला केंद्रित राज्य है ये सारे के सारे। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इस मुद्दे पर आते हैं कि संसद में जब से संसद शुरू हुई है और विपक्ष की लगातार ये मांग है कि प्रधानमंत्री आए और संसद में बयान दे, और इस पर एक नियम है 257, उसके तहत चर्चा हो। उसमें एक सरकार चाहती है इस पर 1-2 घंटे की अल्पकालीन चर्चा हो। सरकार भी कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, और विपक्ष लेकिन चाहता है कि इसको एक दूसरे नियम के तहत चर्चा हो जिसमें सारे काम रोककर, ये गंभीर विषय है और इसी को लेकर गतिरोध कायम है। अब विपक्ष की ओर से आज एक अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है, इसके बारे में भी क्या कहना चाहिए? देखो, क्या रणनीति है उसकी, विपक्ष की जो भी रणनीति है, देखिए राजनीति में जैसा मैंने कहा कि उठा पटक की राजनीति है ये। पहली बात तो ये है कि जो केंद्र में सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसने एक बार नहीं अनेकों बार ये बात कहा है कि हम बहुमत में हैं। और उनके बहुमत का मतलब सीधा सा ये है कि हम बहुमत में क्योंकि हैं, इसलिए हमें कुछ भी करने का अधिकार है, किसी की बात को सुनने का अधिकार है, या किसी की बात को अनसुना करने का अधिकार है। एक तो उनके ऊपर अहंकार बहुत ज़्यादा है, और हमारे प्रधानमंत्री की तो बात ही अलग है। वो तो सारी दुनिया में कहते हैं मैं तो चाहे मुझे कोई गुरु मानो तो मत मानो, लेकिन मैं भी विश्व गुरु हूँ। वो ऐसा मानते भी हैं। और उसके तमाम जो भी पार्टी के जो लोग हैं, जो लीडर्स जो भी हैं, वो सब एक स्वर में बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। वो चाहे अमेरिका जाते हैं, या जापान जाते हैं, या जर्मन में, स्पेन में, इटली में, या फ्रांस में, कहीं भी जाते हैं तो वो वहाँ गले मिलते हैं। और वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि मुझसे मिलने के लिए सब सारी दुनिया आतुर है, जबकि ऐसा नहीं है। जो आपके जो ये पश्चिम के देश हैं, ये लुटेरे देश है, ये व्यापारी देश है। इन्होंने सारी दुनिया को लूटा है और लूट के मौज मस्ती की है। ये अपनी लूट को कायम रखना चाहते हैं। वो भारत जैसे देश को कुछ नहीं समझते। वो प्रधानमंत्री कोई भी हो, चाहे मोदी है, उससे पहले मनमोहन सिंह थे, उससे पहले कोई और थे, या उसके बाद भी कोई और होंगे, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो तो जो भी आएगा उसका वेलकम करेंगे। उन्होंने अपने हथियार बेचने हैं, हथियार की बहुत बड़ी लॉबी उनके पास है, अरबों खरबों रुपये की बचत उसमें होती है। वो हथियार के बड़े बड़े विक्रेता हैं, बड़े निर्यातक हैं, बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनकी इकोनॉमी का केंद्र है हथियार। तो अमेरिका अगर वेलकम करता है मोदी का, तो वो असल में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपना सिक्का जमाने के लिए। दूसरी बात ये है कि जो प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं के बारे में उनके लोग, पार्टी के लोग भी कहते हैं कि सारी दुनिया में असर है। मैं कह रहा हूँ कोई असर इनका नहीं है।
अगर असर है, अगर मान लो मोदी जी बहुत असरवान व्यक्ति हैं, बहुत असरदार व्यक्ति हैं, तो मणिपुर में तो एक अपील के अंदर खत्म हो जाना चाहिए झगड़ा। तो ऐसा क्या है कि वो लगातार उन्होंने 77 दिन बाद चुप्पी तोड़ी, और वो भी जिस तरीके से तोड़ी नहीं है वो तो, वो अगर वो वीडियो वायरल ना होता तो तोड़ते ही नहीं। वो वीडियो वायरल होने के बाद दुनिया को अपना काला चेहरा ना हो जाए, उसको बचाने के लिए, साफ रखने के लिए ऐसा बोल दिया। अगर उनका इतना प्रभाव है तो वो मणिपुर में चले जाएं, मणिपुर में जा करके अब लोगों से हाथ जोड़ें, अपना कष्ट बताएं, लोगों को लगेगा हाँ ये सच्चाई बोल रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ठीक हो जाए। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना, उनको जो विभाजनकारी जो रेखा खींचनी है उसको और ज़्यादा ज़्यादा गहरा करना है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, जो विपक्ष जो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो विपक्ष जानता है कि उसके बाद बहुमत नहीं है, उसके बाद भी लाया है। उसके सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी जो विपक्षी एकता हुई है, इंडिया नाम से जो बनाया है, फोरम बनाया है उन्होंने, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव अलायंस जो बनाया है, उसमें इंडिया रखा है, तो निश्चित रूप में उसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो हिल गई है, काफ़ी डर गई है, क्योंकि नाम बदलने का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से स्टेशनों के नाम बदले हैं, सड़कों के नाम बदले हैं, और ना जाने क्या क्या नाम बदल के डाल दिए, तो नाम बदलने की परंपरा तो उन्हीं की है। अगर इसमें एक मतलब विपक्ष ने नाम रख लिया अपना, तो उस पर इतना घबराना नहीं चाहिए था जितना उन्होंने मतलब अपना डर पैदा किया है। दूसरी बात यह है कि विपक्ष का जो इसमें जो सबसे बड़ा कार्य है, जो कई दल अभी ऐसे हैं जो देश के राज्यों में सत्ता में है, जैसे जगनमोहन रेड्डी जो है, आपका टीआरएस है, अब तो बीआरएस हो गया, पहले टीआरएस था, बीजेडी है, नवीन पटनायक है। इस प्रकार के जो कुछ लोग हैं जो अभी इंडिया से अलग हैं, तो उनकी भूमिका वो चेक करना चाहते हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के मणिपुर का मुद्दा है, मणिपुर के मुद्दे पे वो लोग क्या स्टैंड लेते हैं, अभी तक किसी का कोई बयान नहीं आया है। ना टीआरएस का आया, ना बीआरएस का आया, ना जगन रेड्डी का आया, ना नवीन पटनायक का आया, किसी का कोई नहीं आया, कोई बयान नहीं आया। मतलब जैसे और लोग बोल रहे हैं ऐसा कोई नहीं वो बोल ही नहीं रहे। तो उन लोगों को भी एक कटघरे में खड़ा करना है, या तो इधर आए या इधर रहे। यानी मणिपुर पे वो चाहते हैं कि मणिपुर पर सब दल अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें, वो इस ओर है या उस ओर है। ये भी एक उनकी विपक्ष की रणनीति है। ये सबसे बड़ी नीति यही है। और विपक्ष की रणनीति ये भी है कि प्रधानमंत्री जो नहीं बोलना चाहते, जो और दूसरे लोगों से बुलवाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को भी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तो अब बोलना उनकी मजबूरी होगा। मजबूरी है, मजबूरी में वो बोलेंगे भी, लेकिन वो क्या बोलेंगे वो विपक्ष को खूब अच्छी तरह से पता है, पहले से पता है, भली बात ही परिचय है। वो ऐसा नहीं है कि मोदी जी कभी बोलते नहीं है, मोदी तो कभी चुप ही नहीं रहते, तो मोदी जी क्या बोलेंगे वो सबको पता है, सबको पता है। इससे ज़्यादा उनके पास बोलने के पास कुछ है भी नहीं है। नहीं, सवाल बोलने का ये है कि जो मणिपुर के प्रति एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, यानी मणिपुर के मामले में एक जो प्रायोरिटी के तहत काम होना चाहिए था, या क्यों नहीं हुआ, तो इस पर जो बोलने वाली बात है, क्यों सरकारें विफल रही, क्या विपक्ष की रणनीति यही है उनको बुलवाने की? वो बुलवाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ कि विपक्ष को पता है मोदी जी क्या बोलेंगे। मोदी जी जो है सिवाय व्यंग्य मारने के और इनको नीचा दिखाने के, विपक्ष को नीचा दिखाने के अलावा और कोई शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे कि क्यों लेट हुआ, यानी वो बिल्कुल साफ हृदय से कभी नहीं बोलेंगे। ये तो मुख्य जो बात है, आइसोलेट करने का मामला है। जो अन्य विपक्ष जो रह गए हैं, कहीं भी नहीं खड़े हैं, उनको आइसोलेट करना है, वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे और भाजपा को पूरे देश के अंदर आइसोलेट करने का मामला है। इस अविश्वास के माध्यम से जो लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, इंडिया के लोगों को बोलने का मिलेगा, उसके तहत वो अपनी रणनीति साबित करेंगे। अच्छा, एक बात और है, इस जो जारी हिंसा ने, इतने लंबे दौर की हिंसा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बयान हो रहे हैं, संसदों में लोग वहाँ के सांसद लगातार इसको अपने संसद में रख रहे हैं, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या भारत की छवि और धूमिल नहीं होगी क्या? वो तो भारत की छवि तो वहाँ के, देखिए सारी दुनिया में जो सत्तारूढ़ पार्टियाँ होती हैं उनकी एक अपना अलग छवि होती है, वो काम करते हैं, और जो विपक्ष होता है वो अपने ढंग से काम करता है। लेकिन पक्ष और विपक्ष के अलावा भी जो एजेंसीज हैं, जो वहाँ की जो
जनतांत्रिक एजेंसीज हैं वो अपने ढंग से मानव अधिकार की एजेंसी है, नागरिक अधिकार वाली एजेंसी है, जो ह्यूमन राइट्स वाली जो इस प्रकार की जो एजेंसी है वो अपने तरीके से, पत्रकारों वालों की जो एजेंसीज हैं वो अपने ढंग से चीज़ों को देखते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं, मीडिया के माध्यम से विरोध करते हैं, बयानबाजी से विरोध करते हैं, वो सारे दुनिया के अंदर के लिए करते हैं, वो केवल भारत की बात नहीं है। लेकिन ये बातें तो आज की दुनिया में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं जहाँ कुछ बोल रहा हूँ किसी और को ना पता लगे। आप अमेरिका में कोई बात कीजिए, भारत के अंदर पता लग जाएगी तुरंत 5 सेकंड के अंदर। तो अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता, अब तो सब ग्लोबल है, पूरा सब कुछ, पूरा नेट सिस्टम है। अंत में आपसे मैं एक संदेश की अपील कर रहा हूँ कि कैसे मणिपुर में शांति आए और लोगों में सद्भाव पैदा हो, इसके बारे में आप मणिपुर में शांति का सबसे बड़ा, अगर वास्तव में ईमानदारी से करना चाहते हैं, सबसे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा तुरंत ले। केंद्र के पास ताकत है, उनका मुख्यमंत्री है, वो तुरंत उसको मजबूर करें कि इस्तीफा दे दे। पहली बात, वहाँ कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाए और वहाँ जो है पूरे दरिया दिली से केंद्र के लोग भी, विपक्ष के लोग भी, तमाम राजनीतिक लोग, मानवाधिकार के संगठन के लोग, सबको फ्रीली वहाँ भेजा जाए स्वतंत्र रूप से, और वहाँ के लोगों से मिले, उनके बीच की एकता कराए, उनके अंदर प्यार सद्भाव की जो भावना टूट गई है उसको एक कराए। अभी गुप्ता जी ने बहुत बड़ी बात की कि वहाँ शांति और अमन बहाल करने के लिए सबसे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए, और इससे बहुत पहले ये काम हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और तमाम विपक्षी, तमाम दलों को, चाहे वो सत्ता में हो, विपक्ष में हो, वहाँ के लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए वहाँ पर प्राथमिकता के बतौर और युद्ध स्तर पर वहाँ काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।